हे एवरीवन, वेलकम टू बायोबूस्ट एकेडमी। तो यूट्यूब की इस सीरीज में हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका 11th और 12th की बायोलॉजी। तो यहाँ पे आपको ये क्लासेस जो होंगी नॉट ओनली 11th और 12th बट आपको नीट प्रिपरेशन में भी हेल्प करने वाली हैं। यहाँ पे आपको मिलेगा ऑल्टरनेट डेज पे 11th और 12th की क्लासेस। वन डे 11th क्लास का टॉपिक होगा एंड नेक्स्ट डे आपको 12th क्लास का टॉपिक मिलेगा। इस तरह से दोनों क्लास का सिलेबस आपका कंटिन्यूस यहाँ पे चलता रहेगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपना 12th क्लास, दैट इज जेनेटिक्स। और जेनेटिक्स में आपको पता है सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होता है दैट इज डीएनए। तो आज हम शुरू करेंगे कि डीएनए होता क्या है, कहाँ पे प्रेजेंट होता है और उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। डीएनए होता क्या है, आप सभी को पता है कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में दो तरह के आपके न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होते हैं। एक होता है आपका डीएनए और दूसरा होता है आरएनए। हमारी बॉडी में दोनों ही प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो डीएनए होता है दैट इज द जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल मतलब कि जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर करता है। तो हम देखते हैं कि डीएनए इज नथिंग बट इट इज ऑल्सो नोन एज द डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। मतलब न्यूक्लिक एसिड है और जो बना होता है न्यूक्लियोटाइड्स का। तो छोटी छोटी न्यूक्लियोटाइड्स यूनिट्स यहाँ पे जुड़ी होती हैं और ये बनाती है पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड नथिंग बट ए न्यूक्लिक एसिड। It is a genetic material which carries genetic information from generation to generation. So this is DNA. अब DNA प्रेजेंट कहाँ पे होता है? आपको अगर सेल का स्ट्रक्चर पता है तो सेल के अंदर होता है आपका न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के अंदर आपको मिलता है आपका डीएनए। सपोज करो दिस इज न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के अंदर आपको इस तरह के फाइबर्स दिखाई देते हैं। दिस इज नोन एज द क्रोमेटिन फाइबर्स और यहीं पे आपका प्रेजेंट होता है डीएनए। तो डीएनए इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ द सेल इन द फॉर्म ऑफ द क्रोमेटिन। नेगेटिवली चार्ज डीएनए जॉइंड विद द पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन प्रोटीन टू फॉर्म न्यूक्लियोसोम। अब जो ये डीएनए आपके न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है ये प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोसोम। मतलब क्या होता है, जैसे डीएनए होता है, डीएनए आपका होता है नेगेटिवली चार्ज, ठीक है, डीएनए। और जो डीएनए होता है वो अपने आप को एक प्रोटीन के अराउंड रैप अप कर लेता है जिस प्रोटीन का नाम होता है हिस्टोन प्रोटीन। और ये जो हिस्टोन प्रोटीन होता है आपका, ये होता है आपका पॉजिटिवली चार्ज। सो नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों अपोजिट चार्ज हैं, अपने आप को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे और दोनों एक दूसरे के अराउंड इस तरह से कॉइल हो जाएंगे और एक स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। अब ये हिस्टोन ऑक्टामर मैंने लिखा हुआ है, दैट इज हिस्टोन ऑक्टामर एंड उसके अराउंड रैप अप हो रखा है आपका डीएनए। तो ये हिस्टोन ऑक्टामर क्या है, यहाँ पे 8 हिस्टोन प्रोटीन्स हैं। ऑक्टामर मतलब 8 यहाँ पे हिस्टोन के मॉलिक्यूल्स हैं। 4 आपको सामने दिखाई दे रहे हैं और 4 ही इसके पीछे ही हैं। तो हिस्टोन ऑक्टामर प्लस डीएनए इज कॉल्ड एज द न्यूक्लियोसोम। ये हो गया आपका कि डीएनए कहाँ पे प्रेजेंट होता है। अब डीएनए की डिस्कवरी कैसे हुई थी? तो डीएनए जो है फर्स्ट ऑफ ऑल ये डिस्कवर किया था एक बायोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था फ्रेडरिक मिशर इन 1869 में, जब वो हमारे ब्लड की व्हाइट ब्लड सेल्स को स्टडी कर रहे थे। बट उस टाइम पे उन्होंने उसको डीएनए नहीं बोला क्योंकि उनको उसका स्ट्रक्चर नहीं मालूम था। उनको नहीं पता था कि एक तरह का ये न्यूक्लिक एसिड है। उन्होंने देखा कि न्यूक्लियस के अंदर कुछ तरह का सब्सटेंस प्रेजेंट है जिसको उन्होंने बोला दैट इज न्यूक्लियस। So now we will discuss about the structure of the DNA. अब DNA उसका स्ट्रक्चर कैसा दिखता है, क्या क्या उसमें प्रेजेंट होता है। तो सबसे पहले डीएनए का सभी को पता है, डीएनए इज अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है और ये स्ट्रक्चर किसने दिया था, आपके 2 साइंटिस्ट थे, दैट इज वॉटसन एंड क्रिक। इसी को बोला जाता है वॉटसन एंड क्रिक मॉडल। तो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दैट वाज गिवन बाय द वॉटसन एंड क्रिक। और किस बेस पे उन्होंने दिया था, उससे पहले एक साइंटिस्ट ने यहाँ पे एक्सरे स्टडी की थी डीएनए की। इस एक्सरे स्टडी के बेस पे उन्होंने ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिया डीएनए का। अब डीएनए में कंपोनेंट क्या होते हैं, मतलब डीएनए किस किस चीज़ से मिलके बना होता है। तो डीएनए में होते हैं आपके 3 कंपोनेंट्स। तो डीएनए 3 चीज़ों से मिलके बना होता है। फर्स्ट इज अ नाइट्रोजन बेसिस, सेकेंड इज अ पेंटोज शुगर एंड थर्ड इज अ फॉस्फेट ग्रुप। अब ये नाइट्रोजन बेसिस क्या होते हैं, तो नाइट्रोजन बेसिस होते हैं आपके 2 तरह के, प्यूरिन्स एंड पायरिमिडिन्स। प्यूरिन्स कौन से होते हैं, एडेनिन एंड गुआनिन को हम बोलते हैं प्यूरिन्स। प्यूरिन्स में क्या होता है, आपको डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है, मतलब यहाँ पे आपको 9 कार्बन का एक स्ट्रक्चर मिलेगा, दैट इज डबल रिंग स्ट्रक्चर। और दूसरा होता है आपके पायरिमिडिन्स। पायरिमिडिन्स में मिलते हैं आपको साइटोसिन, थायमिन एंड यूरेसिल।
एक बात याद रखना कि यहाँ पे जो ये आपका यूरेसिल है दैट इज प्रेजेंट इन द आरएनए नॉट इन डीएनए, बट जो थायमिन है दैट इज प्रेजेंट इन डीएनए बट नॉट इन आरएनए। तो यहाँ पे 3 तरह के पायरिमिडीन्स हैं, साइटोसिन, थायमिन एंड यूरेसिल। और जो पायरिमिडीन्स होते हैं उनका जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज द सिंगल रिंग स्ट्रक्चर। फिर आपका आता है पेंटोज शुगर। यहाँ पे जो शुगर होती है दैट इज डीऑक्सीराइबोज शुगर। 5 कार्बन की शुगर होती है जिसको हम बोलते हैं डीऑक्सीराइबोज शुगर। वाई डीऑक्सी? बिकॉज यहाँ पे ये होता है आपका फर्स्ट कार्बन, दिस इज सेकेंड कार्बन, दिस इज थर्ड कार्बन, दिस इज फोर्थ एंड दिस इज फिफ्थ कार्बन। जो आपका सेकेंड कार्बन होता है यहाँ पे जो ऑक्सीजन होती है यहाँ पे ये रिमूव होती है, इस वजह से हम इसको बोलते हैं डीऑक्सीराइबोज शुगर। आरएनए में यहाँ पे ये ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, इसी वजह से जो आरएनए में शुगर प्रेजेंट होती है उसको हम बोलते हैं राइबोज शुगर। थर्ड कंपोनेंट होता है आपका फॉस्फेट ग्रुप। तो फॉस्फेट ग्रुप जो होता है ना आपका, ये शुगर के साथ मिलके आपके डीएनए की बनाता है बैकबोन, जिसको हम बोलते हैं शुगर फॉस्फेट बैकबोन। तो डीएनए की बैकबोन बनाता है आपका फॉस्फेट ग्रुप और प्लस आपका शुगर मॉलिक्यूल। फिर उसके बाद आता है, अब ये फॉस्फेट ग्रुप कौन से कार्बन से अटैच होता है? तो ये जो शुगर मॉलिक्यूल है हमारा, इसके जो ये फिफ्थ वाला कार्बन होता है इससे अटैच होता है आपका फॉस्फेट ग्रुप। और इसके साथ जो दूसरा शुगर मॉलिक्यूल लगा होगा उसके 3' कार्बन से अटैच होगा आपका ये फॉस्फेट ग्रुप। और इस फॉस्फेट ग्रुप का काम क्या है? एक तो हमने देखा कि ये बैकबोन बनाने में हेल्प करता है और दूसरा ये डीएनए को नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड करता है, और ये नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड होने की वजह से आपका यहाँ पे न्यूक्लियोसोम बनता है। हमने देख लिया कि डीएनए क्या होता है, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, डीएनए की डिस्कवरी किसने की थी, और उसके स्ट्रक्चर के 3 कंपोनेंट्स के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो 3 कंपोनेंट कौन कौन से हमने पढ़े थे? दैट इज पेंटोज शुगर, सेकंड इज द नाइट्रोजन बेसिस एंड थर्ड इज द फॉस्फेट ग्रुप। अब वो तीनों कंपोनेंट किस तरह से डीएनए में अरेंज होते हैं, किस तरह से शुगर और फॉस्फेट उसकी बैकबोन बनाते हैं, नाइट्रोजन बेसिस कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। तो ये होता है आपका डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, जिसको दिया था वॉटसन एंड क्रिक ने। तो जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, इसमें आपको डबल हेलिकल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें 2 स्ट्रैंड्स होते हैं जो आपस में इस तरह से स्पाइरली कॉइल्ड होते हैं। तो ये जो 2 स्ट्रैंड्स होते हैं इनकी होती है अपोजिट पोलैरिटी। अगर एक स्ट्रैंड जा रहा है 5' to 3' में, तो दूसरा स्ट्रैंड जाएगा 3' to 5' में। तो ये क्या होते हैं? एक दूसरे के अपोजिट स्ट्रैंड होते हैं। और इन दोनों स्ट्रैंड्स के बीच में, इन दोनों स्ट्रैंड्स को जोड़ने के लिए इसके बीच में प्रेजेंट होते हैं नाइट्रोजन बेसिस, जो जुड़े होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड से, जो डीएनए को एक तरह से आपस में जोड़ के रखते हैं दोनों स्ट्रैंड्स को डीएनए के। तो जो नाइट्रोजन बेसिस होते हैं उनमें क्या होता है कि हमने 2 तरह के नाइट्रोजन बेसिस के बारे में पढ़ा है, दैट इज प्योरिन्स एंड पायरिमिडिन्स। ठीक है, तो इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कि एक प्यूरिन जो होता है, फॉर एग्जांपल एडेनिन, हमेशा दूसरे पायरिमिडिन से जुड़ेगा। जैसे कि एडेनिन हमेशा थायमिन के साथ जुड़ता है, और जैसे कि दूसरा प्यूरिन है यहाँ पे गुआनिन, और पायरिमिडिन फॉस्फोर यहाँ पे साइटोसिन है। तो प्यूरिन हमेशा पायरिमिडिन के साथ जुड़ेंगे। 2 प्यूरिन आपस में नहीं जुड़ सकते, 2 पायरिमिडिन आपस में नहीं जुड़ सकते। तो एक प्यूरिन जैसे कि एडेनिन हमेशा थायमिन के साथ बॉन्डिंग करेगा, और ये जुड़ा होगा आपका डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ। एक प्यूरिन गुआनिन है, पायरिमिडिन है, साइटोसिन है। गुआनिन हमेशा साइटोसिन के साथ जुड़ा होगा ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ। तो ये है जैसे कि एडेनिन डबल बॉन्ड थायमिन, साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड गुआनिन। तो इस तरह से ये आपस में जुड़े होते हैं। तो हमने नाइट्रोजन बेसिस के बारे में देख लिया। अब हम देखते हैं कि जो ये शुगर और फॉस्फेट है ये बैकबोन कैसे बनाते हैं डीएनए की। तो शुगर और फॉस्फेट, हमें पता है शुगर कौन सा प्रेजेंट होता है यहाँ पे? पेंटोज शुगर, जिसको हम बोलते हैं डीऑक्सीराइबोज शुगर। तो दिस इज द पेंटोज शुगर, लाइक दिस, कि पेंटोज मतलब कि उसमें 5 कार्बन एटम होंगे। ये होता है आपका फर्स्ट नंबर का कार्बन, दिस इज सेकंड नंबर का कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, और जो यहाँ पे अटैच होता है आपका दैट इज द 5th कार्बन। ठीक है, तो ये होता है आपका पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर मतलब कि 5 कार्बन एटम है। ठीक है, तो 5 कार्बन का ये आपका शुगर है, जिसको हम बोलते हैं डीऑक्सीराइबोज शुगर। अब इसी शुगर के साथ आपका नाइट्रोजन बेस अटैच होगा, और इसी शुगर के साथ आपका फॉस्फेट ग्रुप अटैच होगा।
जो नाइट्रोजन बेस होता है वो अटैच होता है आपका फर्स्ट नंबर कार्बन से, मतलब इस कार्बन से अटैच होगा आपका नाइट्रोजन बेस, ठीक है। और यहाँ पे जो 5th नंबर का कार्बन है दिस वन, यहाँ पे आपका अटैच होगा फॉस्फेट ग्रुप। तो ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर बना है जिसमें है फॉस्फेट ग्रुप, शुगर मॉलिक्यूल और नाइट्रोजन बेस, मतलब कि तीनों कंपोनेंट्स हैं जो डीएनए में प्रेजेंट होते हैं। तो इन तीनों कंपोनेंट्स से मिलकर बनता है आपका न्यूक्लियोटाइड। तो ये है आपका एक स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। और तभी हम डीएनए को क्या बोलते हैं, इस तरह की न्यूक्लियोटाइड यूनिट जो है आपस में जुड़ी होती हैं और इसी न्यूक्लियोटाइड यूनिट से बनता है आपका डीएनए। तो डीएनए नथिंग बट कि ये काफी सारी, एक न्यूक्लियोटाइड यूनिट है, फिर दूसरा, तीसरा, इस तरह से काफी सारे न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़े होते हैं और वो बनाते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। और पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या होता है आपका डीएनए। तो ये हो गया आपका न्यूक्लियोटाइड। और कभी कभी आपसे एक टर्म पूछी जाती है कि व्हाट इज अ न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियोसाइड इज नथिंग बट जब हम शुगर और नाइट्रोजन बेस को मिलाते हैं, मतलब सिर्फ पेंटोज शुगर और नाइट्रोजन बेस जो प्रेजेंट होता है विद द एब्सेंस ऑफ फॉस्फेट ग्रुप, ये यहाँ पे एब्सेंट होता है, तो इन दोनों का जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। अब न्यूक्लियोसाइड में क्या है, पेंटोज शुगर प्लस आपका नाइट्रोजन बेस। तो दोनों टर्म्स में पूछ सकते हैं आपको कि व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड एंड व्हाट इज न्यूक्लियोसाइड। अब देखो, अब यहाँ पे कुछ कुछ बॉन्ड बनते हैं। एक बॉन्ड तो हमने देख लिया डीएनए में, दैट इज द हाइड्रोजन बॉन्ड जो प्रेजेंट होता है आपके नाइट्रोजन बेसिस के बीच में। दूसरे तरह के बॉन्ड जो है दैट इज द फॉस्फोईस्टर बॉन्ड। जब आपका फॉस्फेट ग्रुप शुगर से अटैच होता है तो यहाँ पे जो बॉन्डिंग होती है, जो बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं फॉस्फोईस्टर बॉन्ड, ठीक है। तो ये हो गया आपका फॉस्फेट ग्रुप अपने ही शुगर के साथ जब अटैच होता है तो बनाता है फॉस्फोईस्टर बॉन्ड। जब ये फॉस्फेट ग्रुप, सपोज करो ये फॉस्फेट ग्रुप इस कार्बन का था, इस शुगर मॉलिक्यूल का था, तो ये तो है फॉस्फोईस्टर बॉन्ड। लेकिन जब ये फॉस्फेट ग्रुप नए न्यू शुगर मॉलिक्यूल के साथ अटैच होता है तो जो वहां पे बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं फॉस्फोडाईस्टर बॉन्ड। डाईस्टर क्यों, बिकॉज दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में ये बॉन्ड बना है, इसी वजह से इसको बोला जाता है फॉस्फोडाईस्टर बॉन्ड। आई थिंक द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। फॉस्फोईस्टर बॉन्ड क्या होता है कि जब फॉस्फेट ग्रुप अपने ही शुगर मॉलिक्यूल्स के साथ अटैच होता है। फॉस्फोडाईस्टर बॉन्ड क्या होता है, जब फॉस्फेट ग्रुप जो होता है नेक्स्ट शुगर के साथ अटैच होता है तो वहां पे बनता है आपका फॉस्फोडाईस्टर बॉन्ड। तो ये तो हो गए फॉस्फेट ग्रुप के दो बॉन्ड। अब नाइट्रोजन बेस के साथ भी ऐसा ही है। नाइट्रोजन बेस जब भी शुगर मॉलिक्यूल के साथ अटैच होता है तो यहाँ पे भी एक बॉन्ड बनता है जिसको हम बोलते हैं एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो ये हो गया आपका एक न्यूक्लियोटाइड, दूसरा न्यूक्लियोटाइड और आपस में जुड़े हुए हैं, दैट इज द फॉस्फोडाईस्टर बॉन्ड से। और आप देखो कि इसी तरह से ये बैकबोन बन रही है, फॉस्फेट शुगर, ये बन रही है आपकी बैकबोन ऑफ द डीएनए। और बीच में आपके प्रेजेंट है नाइट्रोजन बेस। इसी तरह से एक दूसरा स्ट्रैंड होगा जिसके भी यहाँ पे फॉस्फेट शुगर होंगे और बीच में प्रेजेंट होंगे नाइट्रोजन बेस और जो आपस में बॉन्डिंग कर लेंगे, वेदर डबल बॉन्ड और वेदर ट्रिपल बॉन्ड। तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा डीएनए क्या होता है, डीएनए का स्ट्रक्चर क्या होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और इस टॉपिक से रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।